Hi dear students, again I am welcoming you in your own channel, that is the Kiran classes. Now here you are learning biology with very easy words, with very easy terms. मेरी कोशिश है कि मैं आप तक बहुत आसान शब्दों में जो है बायोलॉजी को पहुंचा सकूं. Now today's topic is for the ISC students. मैं हम सभी जानते हैं कि क्लास 12 बोर्ड और क्लास 10th बोर्ड दोनों ही बिल्कुल पास में हैं. अबाउट टू एग्जाम से स्टार्ट होने ही वाले हैं, इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके सामने डिस्कस करने आया हूं. हमारे चैनल का ये नया टॉपिक है. नया टॉपिक जो है ये आईएससी में 14 टू 16 मार्क्स कवर करता है. आज हमारे टॉपिक का बिल्कुल बेसिक टर्म्स आपके सामने मैं रखने वाला हूं, इसलिए जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसी तरह के वीडियोस को कंटिन्यूअसली पाते रहिए, जिससे आपकी तैयारी में कुछ बेहतर और कुछ आसान शब्द आपको कुछ मार्क्स इंक्रीज करा सके. चलिए जल्दी से मैं आपको टॉपिक का नाम बताता हूं. हमारा एक यूनिट है आईएससी बायोलॉजी के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी. आज मेरा टॉपिक जो है वो इसी पर है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी को आसान शब्दों में समझे. एक्चुअली बड़ी टफ सी मानी जाने वाली ये यूनिट है. छोटी ही यूनिट है, 2 चैप्टर्स पूछते हैं आईएससी में, लेकिन बड़े ही टफ चैप्टर्स बच्चों को लगते हैं. इसके टर्म्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप तक आसान तरह से आसान शब्दों में आज पहुंचा सकूं. और अगर हो सके तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, इन छोटी छोटी डेफिनेशंस को नोट करिए, जो बायोटेक्नोलॉजी की एबीसीडी कही जाए तो गलत नहीं होगा. आज का नया टॉपिक हमारा है बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली ये एक यूनिट हमारे क्लास 12th में सिर्फ 2 चैप्टर की यूनिट है, लेकिन हम इसको बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिट 14 टू 16 मार्क्स कवर करती है और बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म जैसे ही आ जाता है हमारे माइंड में, डिस्कस ये करने लगता है, हमारा माइंड पूछने लगता है कि क्या है बायोटेक्नोलॉजी. तो मैं इस टर्म को ब्रेक करके अगर आपसे बात करूं तो बड़ा ही आसान हो जाएगा इसके मीनिंग को समझना. द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी कैन बी ब्रेक डाउन एज बायो प्लस टेक्नोलॉजी. बायो एंड टेक्नोलॉजी. द वर्ड बायो मीन्स लाइफ. बायो का मतलब होता है जीवन, और टेक्नोलॉजी दैट कवर्स द processes by which we can convert the things which are very helpful for the human welfare. मतलब टेक्नोलॉजी को आप ऐसे कह सकते हैं कि ये वो प्रोसेसेस होती हैं जो किसी भी रॉ मटेरियल को ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या कर सकती हैं, कन्वर्ट कर सकती हैं. तो हम कह सकते हैं कि जब बायो यानी लाइफ का यूज कुछ इस तरह से कर दिया जाए कि वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल हो जाए, तो ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे. नाउ द टर्न इज फॉर द डेफिनेशन. प्रॉपर डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की, जो आसान सी डेफिनेशन हो, आपको समझ में आ जाए, वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं. और आसान सी डेफिनेशन है, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं. ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस. तो हम यहीं पर से अपना सेंटेंस उठाएंगे. द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and the integration of the natural science and the engineering science. आप बच्चे नोट करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा. इंजीनियरिंग साइंस, इंटीग्रेशन का मतलब होता है दो चीजों का जुड़ जाना, आपस में मिल जाना. ठीक है. इन द exploitation of microorganisms
comma plants, comma animals, comma gene, comma cells, comma DNA, etc. for the production of for the production of substances which are useful for humans. ये आसान सी डेफिनेशन है। देखिए, देखने में लग रहा है थोड़ी सी बड़ी है, बट डेफिनेशन में कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान सी चीजें लिखी हुई हैं। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस का मतलब हो जाता है प्राकृतिक चीजें जो प्रकृति ने बनाई, बायोटिक चीजें हैं। जैसे नाम ही लिखा हुआ है यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ कंसिस्ट करता है, प्लांट्स लाइफ कंसिस्ट करते हैं, एनिमल लाइफ कंसिस्ट करते हैं, जीन, सेल और डीएनए वो पार्ट है जिनमें लाइफ प्रेजेंट होती है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह की नेचुरल साइंसेस को इंजीनियरिंग साइंसेस के साथ, इंजीनियरिंग साइंसेस इन द सेंस कि टेक्नोलॉजी का यूज अगर हम नेचर के साथ कर लें, बायो के साथ कर लें, लिविंग थिंग्स के साथ कर लें और उन्हें मॉडिफाई कर दें, उनका मैनिपुलेशन कर दें, तो हम उस प्रोसेस को, उस टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। आई होप कि आपको बायोटेक्नोलॉजी क्लियर होगा। यहाँ से एक फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कभी आगे चल करके नीट वगैरह का भी एग्जाम देने के बारे में सोचेंगे या प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, अगर आप आईएससी में हैं तो आप जाहिर सी बात है नीट के बारे में जरूर सोच रहे हैं। हर बच्चे का सपना होता है कि बायोलॉजी हम देंगे तो हम डॉक्टर जरूर बनना चाहेंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है कि जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी है, ये टर्म किसने दिया था? तो टर्म वाज गिवन बाय, आप नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट सी चीजें जो फैक्ट है इन्हें जरूर नोट करना, ये आपके काम की चीजें हैं। तो द टर्म वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट का नाम था, मैं साइंटिस्ट का नाम नोट कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, कैरोले, Karole, कैरोले एरेकी, EREKEY, कैरोली एरेकी। और जो ईयर था वो था 1919, 1919 ईयर है। और जो साइंटिस्ट हैं, जो जिन्होंने इस टर्म बायोटेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने ला करके रखा, उन्हें कहा जाता है कैरोले एरेके। और इस प्रोसेस को, इस चीज को दुनिया के सामने लाने की वजह से उनको स्पेसिफिकली एक नाम दिया गया, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एक बार फिर से बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम समझना चाहें तो उसे क्या कह सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हो जाता है बायोटिक चीजों का यूज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग या जो स्पेसिफिक फिनोमिनाज होते हैं उनका यूज करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट सी चीजों को बनाना, जिससे ह्यूमन बींग्स को लाभ हो सके। जैसे हम लोग मेडिसिन बना लेते हैं, वैक्सीन बना लेते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स बना पाते हैं जो रेजिस्टेंस कंटेन करते हैं किसी भी पेस्ट के अगेंस्ट में। आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, बीटी कॉटन का नाम पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के वजह से पॉसिबल हो सकी है। तो आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी क्लियर हो गया होगा। एक बार आप फिर से इन चीजों को अगर रिवाइंड करके वीडियो को देख लेंगे तो भी आपको फिर से समझ में आ जाएगा। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर की कुछ प्रिंसिपल्स हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ भी दिया जाता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आप इस चीज को देखिएगा, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो टू प्रिंसिपल्स कंसिस्ट करती है। एक मैं नाम लिख रहा हूं, आप नोट करिएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, फर्स्ट वन इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग।
जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। अभी हम इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने रखेंगे। एंड द सेकेंड वन इज द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं डेफिनेशन के लिए। बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग, ये दो प्रिंसिपल्स हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। मींस कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इन्हीं दो चीजों पर टिकी हुई है। चलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है उसको समझते हैं। तो जेनेटिक वर्ड जो है वो हमारे क्रोमोसोम से रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड है। उसमें कुछ मैनिपुलेट कर दिया जाए, उसमें कुछ चेंज कर दिया जाए और मैनिपुलेशन जो है वो हेल्पफुल हो, तो उसे हम कहेंगे ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, वो देखिएगा। डेफिनेशन बन जाती है दी टेक्निक दी टेक्निक ऑफ अल्टर। अल्टर का मीनिंग होता है चेंज कर देना। ALTER अल्टर मीन्स हो जाता है चेंज कर देना। द टेक्निक ऑफ अल्टर इन द DNA, या आप इसको बोल सकते हो जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर दिया जाए या DNA में चेंज कर दिया जाए, उसे हम क्या कह सकते हैं, अल्टर इन द DNA और जेनेटिक मटेरियल बाय केमिकली या केमिकल सीक्वेंस में, बाय केमिकली इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई थिंक आसान सी डेफिनेशन है। कई बार जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही केवल डेफिनेशन पूछ दी जाती है 1 मार्क्स में, तो वो भी आपके लिए क्लियर हो गया। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट प्रिंसिपल था जेनेटिक इंजीनियरिंग। डेफिनेशन क्या बन जाती है, द टेक्निक ऑफ द अल्टर। आप चाहें तो केमिकल सीक्वेंस को ऊपर लिख सकते हैं, द टेक्निक ऑफ द अल्टर इन द DNA और द जेनेटिक मटेरियल केमिकली इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड वन क्या है, तो सेकंड वन है हमारा बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से, बहुत आसान है। मेंटेनेंस ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस। स्टेराइल एम्बियंस का मतलब हो जाता है, जैसे क्या होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि हम जिन चीजों को या जिस DNA को ग्रो कराना चाहते हैं या जिस जीन को हम चाहते हैं कि वो ग्रो हो, सिर्फ उसी को ग्रो करने देना और बाकी किसी भी अनदर बैक्टीरिया, वायरस या जीन को ग्रो करने से रोक देना, इसे कहते हैं बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो क्या हो गया, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इज केमिकल इंजीनियरिंग, एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, इन केमिकल प्रोसेस। क्लियर, क्या हो जाता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में जो जीन हम चाह रहे हैं कि वो ही सिर्फ ग्रो करे, बाकी कोई भी जीन ग्रो ना करे, तो इसे हम कह देते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो आई थिंक प्रिंसिपल्स बहुत आसान थे, आपके लिए इजी रहे होंगे, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम ये जो बेसिक इंट्रो था बायोटेक्नोलॉजी का, वो हमारा कंप्लीट हुआ। इस बेसिक इंट्रो के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे जो है हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को समझना है। मुझे इसको इरेज करना होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आपके पास में फिर से फैसिलिटी है, यूट्यूब में आपको दे रखी है, आप आसानी से इसको रोक लीजिए, ब्रेक करके लिख लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। हाँ चलिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं आगे बढ़ने के लिए। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है,
थोड़ा सा डिटेल में हल्का समझना है हमको, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखते हैं। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब हमने अभी आपको बताया कि किसी भी जीन में, किसी भी डीएनए में चेंज कर लेना। जीन या डीएनए में जब हम चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है हम जो डीएनए प्रेजेंट है पहले से उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको चेंज करते हैं और जिसका रिजल्ट हमको एक नया डीएनए मिलता है। तो इस नए मिलने वाले डीएनए का नाम रखा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई किसी चीज के दोबारा जुड़ जाने को, मिल जाने को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। री का मतलब होता है दोबारा से और डीएनए का मिल जाना मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग या इसी का एक और नाम होता है रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब फिर वही कि फैक्ट फैक्ट बहुत जरूरी होते हैं हमारे बायोलॉजी के अंदर। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस बच्चे ने फैक्ट्स याद कर लिए उसको बायोलॉजी बहुत अच्छी आती है माना जाता है, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रुकता नहीं है। तो पहला फैक्ट ये बढ़ जाता है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसको फाइंड आउट किसने किया था। तो मैं फिर से आपसे कहूंगा आप इस नाम को नोट कर लीजिएगा। एक नाम आता है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा, स्टैनले स्टैनले वाई है स्टैनले कोहेन। स्टैनले कोहेन पहले साइंटिस्ट का नाम हो गया स्टैनले कोहेन, जिन्होंने क्या किया था आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फाइंड आउट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उनका रोल था। सेकंड वन है हर्बर्ट बॉयर। हर्बर्ट बॉयर, ये नाम याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि आईएससी में हमारे यहाँ सिर्फ साइंटिस्ट का नेम दे देते हैं, लास्ट ईयर भी दिया हुआ था, और पूछ लेते हैं कि स्पेशली इनका रोल बताइए क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हम सभी को जो है आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया, उसको बताया। तो ये डिस्कवरी आपको याद रखनी है। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं। जो आरडीएनए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप याद रखिएगा आरडीएनए। आरडीएनए एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये क्या है? कंबाइंड होता है, कंबाइंड डीएनए होता है। किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? तो इसमें क्या होता है कि फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए का मतलब हो गया बाहर से आया हुआ डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब हो गया जो डीएनए हमने कहीं और से इनटेक किया, फॉरेन डीएनए। प्लस प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड को हम कहते हैं जो बैक्टीरियल सेल होती है उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ये भी एक हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए होता है। मैं प्लाज्मिड के आगे डीएनए लिखूं ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है आरडीएनए। आरडीएनए का मतलब हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहीं पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंटरनल बनता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और क्या कह सकते हैं? तो याद रखिए, नोट कर लीजिए, द अनदर नेम इज काइमेरिक। इंटरनल क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपसे। हो सकता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना पूछा जाए लेकिन आपसे काइमेरिक डीएनए पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी बन जाती है। सिर्फ और सिर्फ पेपर को वही बच्चे टॉप करने में आ पाते हैं जो लीक से हट करके थोड़ा पढ़ते हैं। सेम चीज आरडीएनए तो हर बच्चा पढ़ के जा रहा है, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ के जाइए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ने के साथ साथ काइमेरिक डीएनए भी याद रखिए, दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज आल्सो कॉल्ड द काइमेरिक डीएनए। रीजन क्या है? क्योंकि ये दो अलग अलग डीएनए से मिलकर के बना हुआ है, दो अलग अलग चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, आप यहां तक समझ गए होंगे आई थिंक कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। ठीक,
अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है ये कंप्लीट प्रोसेस कुछ स्पेसिफिक टूल्स पर डिपेंड करती है, कुछ स्पेसिफिक चीजों पर डिपेंड करती है। तो रिकॉम्बिनेशन डीएनए है ये पॉसिबल कैसे हो पाया? तो पॉसिबल इट इज पॉसिबल ड्यू टू फॉलोइंग आप कह सकते हैं इन्वेंशन। दो इन्वेंशंस ऐसी हुई जिनकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए की पॉसिबिलिटी या उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बन पाया। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर वन, प्लाज्मिड प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए का होना बहुत जरूरी है या प्लाज्मिड का होना बहुत जरूरी है, डीएनए ना लिखते हैं, प्लाज्मिड का होना बहुत जरूरी है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अभी आपने देखा कि मैंने वेक्टर या प्लाज्मिड डीएनए के साथ में ही फॉरेन डीएनए को जब मिलाया तभी हमको आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला। और द सेकंड वन इज द एंजाइम्स एंड द सेकंड वन इज द एंजाइम्स। एंजाइम्स का भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सा रोल होता है। अगर एंजाइम्स नहीं है और उनकी डिस्कवरी नहीं हो पाई तो पॉसिबल नहीं है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को कर पाए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इस दोनों भी बातों को याद रखिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कौन सी दो चीजें जरूरी हैं। तो नंबर वन प्लाज्मिड एंड नंबर टू इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, प्लाज्मिड के लिए एक बात याद रखिएगा कि प्लाज्मिड जो होता है इसी को हम वेक्टर कहते हैं। अभी मैं बोल रहा था वेक्टर, तो प्लाज्मिड जो है वो इक्वल टू वेक्टर है। अभी आप आगे वेक्टर के बारे में भी जानेंगे कि वेक्टर क्या चीज होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप अभी के लिए इतना याद रखिए कि प्लाज्मिड जो है उसके लिए वेक्टर का होना इंपॉर्टेंट है या प्लाज्मिड ही वेक्टर है। वेक्टर एक्चुअल में काम क्या करता है? तो जो डीएनए होता है उस डीएनए को हम होस्ट बॉडी के अंदर अगर सेंड करना चाहते हैं तो हमारे पास में जो मीडिएटर का काम करता है वो वेक्टर ही होता है। तो आप ये बात याद रखेंगे वेक्टर एक्चुअल में क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो वेक्टर फॉरेन डीएनए को होस्ट बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करता है, ये हमारे लिए एक मीडिएटर है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक, अब इसमें हमने अभी पढ़ा कि एंजाइम्स इंपॉर्टेंट होते हैं और सेकंड होता है आपका वेक्टर या प्लाज्मिड। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, वेक्टर को मैंने आपको अभी बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया कि वेक्टर क्या है। थोड़ा सा कुछ लाइंस में मैं इनकी डेफिनेशन को अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर या फिर प्लाज्मिड प्लाज्मिड आर द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या मैं आर लिख रहा हूं आर, चलो पूरे लिख लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी that help to transfer DNA into host body। आप इस बात को याद रखिएगा कि वेक्टर या प्लाज्मिड क्या है। तो वेक्टर या प्लाज्मिड जो है वो टूल्स होते हैं हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, जो डीएनए को यानी फॉरेन डीएनए को होस्ट बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। तो आई थिंक आपको वेक्टर क्लियर हो गए होंगे। कुछ वेक्टर्स के नाम आप याद रखिएगा, जैसे बैक्टीरियोफेजेस के हो जाते हैं, प्लाज्मिड हो जाता है, कॉस्मिड हो जाता है, ये आपके वेक्टर्स में ही आते हैं। ठीक, आई थिंक यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको। इसके बाद और हम बात करें आगे तो एंजाइम्स की बात करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सा टर्म है एंजाइम, और एक बहुत ही ज्यादा जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है वेक्टर से। तो हम इधर का पार्ट इरेज कर रहे हैं और आपको जो है यहीं पर बताएंगे एंजाइम्स क्या है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी
बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं ये बायोटेक्नोलॉजी की, और अगर ये आपको आ गई, अगर आपने इन बेसिक टर्म्स को सीख लिया आज के सिर्फ इस छोटे से वीडियो लेक्चर में, तो आगे के जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो आपको बहुत इजी भी लगने वाले हैं। आपका ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का 2 चैप्टर का यूनिट कुछ नहीं बचता है अगर बेसिक आता है, वरना क्या होता है बहुत से बच्चे प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर क्या है, इसी में फंसे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, और वो क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो कुछ भी लिख करके आते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो किस क्वेश्चन का क्या आंसर लिख रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि बेसिक टर्म्स आपको बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एंजाइम्स की हम बात करते हैं। चलिए, एंजाइम क्या होते हैं तो इनको देखते हैं। एंजाइम्स एंजाइम्स एंजाइम का रोल केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, और यहाँ भी आप पढ़ने जा रहे हैं, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रोल होता है इनका। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो दो तरह से हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 हम उनको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंड नंबर 2 आर द लाइगेज एंजाइम। बड़े ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी अपना अटेंशन, थोड़ा सा भी ध्यान इस तरफ देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं और बहुत ही आसान भी लगेंगी। क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन और लाइगेज एंजाइम नाम में ही इनके मीनिंग छुपे हुए हैं। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा क्यों जा रहा है, पहले ये बहुत जरूरी है। तो इनको इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जा रहा है क्योंकि ये जिस भी होस्ट के अंदर या जिस भी प्लाज्मिड के अंदर होते हैं उस पर किसी बैक्टीरियोफेज को अटैक करने से, या उस मीडियम में, पूरे मीडियम में किसी अनदर बैक्टीरियोफेज को ग्रो करने से रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको रोकते हैं, इसलिए इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। ये तो इनका टर्म के साथ इनके नेम को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं। लेकिन इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या फंक्शन है, क्या रोल है, वो आप आगे देखिए। तो इनको एक दूसरा नाम दिया गया है मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स, इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। या एक और नाम इनका होता है, इनको कहा जाता है स्कालपेल्स। आप स्कालपेल का नाम समझते होंगे, बायोटेक बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें केमिकल स्कालपेल्स कह सकते हैं आप, स्कालपेल्स। स्कालपेल्स वो चीजें जो कट करने के काम आती हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स और केमिकल स्कालपेल्स। रीजन ये है कि जब हम हमारे मनपसंद का डीएनए फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें पूरा डीएनए नहीं चाहिए होता। कई बार हमें सिर्फ जीन चाहिए, या हमें डीएनए का कोई छोटा सा पार्ट ही चाहिए जिसका हम रिकॉम्बिनेशन करेंगे। अभी आप पीछे भी पढ़ के आए हैं आरडीएनए के बारे में, तो हमें एक छोटे से पार्ट की जरूरत होती है जिसमें हम रिकम्बाइन करते हैं। उस रिकम्बाइन करने के लिए पूरे डीएनए मॉलिक्यूल से हमारे हमारे डिजायर्ड पार्ट को कट करना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से, जो बिल्कुल सही तरह से जो है हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को कट करते हैं, और जहां से जितना पार्ट चाहिए उतना हम आसानी से स्पेसिफिक पार्ट को कट कर पाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बहुत आसान सा फंक्शन है, मैं फंक्शन बोर्ड पर लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। हेल्प टू हेल्प टू कट द डिजायर्ड जीन, या मैं जीन लिख सकता हूं या हम लोग जीन और डीएनए भी कर सकते हैं, एट अ स्पेसिफिक प्लेस, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस से डीएनए या जीन के पार्ट को कट कर लेने के लिए जिस
टूल की जरूरत जेनेटिक इंजीनियरिंग में पड़ती है उसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं या मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं या केमिकल स्कैल्पेल्स कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के कुछ नाम एज ए एग्जांपल हम आपके सामने रखें तो कुछ नाम जो है उनमें एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इको आर आई, एक नाम आ जाता है BAM H1, BAM H1, ठीक है। अभी इनके नाम में भी कुछ स्पेशलिटी है, उसको भी याद रखना है कि इको आर आई क्यों कहा या BAH1 क्यों लिखा। तो ये देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में मुझे एक सेट में मिला हुआ था तो अब मैं आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसमें इको, आर और आई, ये तीन टर्म आपको अलग अलग दिख रहे हैं, इनके क्या मीनिंग है। तो आप ये समझिएगा फर्स्ट टर्म जो इको होता है ये उस बैक्टीरिया या उस सोर्स का जीनस हमको एक्सप्लेन करता है जहां से हमको ये एंजाइम मिला होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं ये जीनस का नाम होता है। आर जो होता है वो बैक्टीरिया का स्ट्रेन बताता है कि बैक्टीरिया किस स्ट्रेन का है। और आई जो आप दिख रहा है आपको, ये एक रोमन नंबर है, रोमन नंबर है जो सीक्वेंस बताता है कि इस सीक्वेंस यहां पे लिख देते हैं, ये सीक्वेंस बताता है कि जो हमारा इको आर आई है ये किस नंबर पे फाइंड आउट किया गया, यानी डिस्कवरी का नंबर बताता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक बार फिर से बोल देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर सच एंजाइम्स और मॉलिक्यूलर टूल्स दैट आर हेल्प टू कट द जीन और डीएनए फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस। इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स या केमिकल स्कैल्पेल्स भी कहते हैं। हमारे सामने दो एग्जांपल इको आर आई और BAMH1 लिखा हुआ है। इसमें हम इको आर आई को या किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नेमिंग किया जाता है उसके तीन बेसिक टर्म्स होते हैं। पहला टर्म जीनस को बताता है जहां से हमको हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला है, सेकंड टर्म उसके स्ट्रेन को बता रहा है और थर्ड टर्म उसकी डिस्कवरी के सीक्वेंस को बता रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझने के बाद हम आ रहे हैं लाइगेज एंजाइम पर। लाइगेज एंजाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई भी क्लोन बनाना होता है डीएनए का या मॉडिफाई करना होता है तो हम एक जगह से डीएनए कट करते हैं। कट करने के बाद ये बहुत जरूरी है कि उसको सही प्लेस पर ऐड किया जाए, उसको जोड़ा जाए। तो एडिशन या जोड़ने को लाइगेजिंग कहा जाता है या एनीलिंग कहा जाता है। और ये एनीलिंग या लाइगेजिंग का काम जहां सही जगह पर हमें कट पार्ट को जोड़ना है उसको जोड़ने के लिए जिन एंजाइम्स का यूज किया जाता है उन्हें हम कहते हैं ये लाइगेज एंजाइम है। तो लाइगेज एंजाइम के बारे में देख लीजिए आप, बहुत आसान सी चीज है। हेल्प टू हेल्प टू ऐड द प्रीवियसली कट प्रीवियसली कट डिजायर्ड डीएनए। भाई जो डीएनए हमें चाहिए, जिसको एक्सप्लेन करना है, आगे बढ़ाना है, उसी डीएनए को तो हम कहीं ना कहीं ऐड करेंगे। इसलिए हेल्प टू ऐड द प्रीवियसली कट डिजायर्ड डीएनए एट डिजायर्ड प्लेस, जहां हम चाहते हैं उस प्लेस पर ऐड करना, ये काम जो है वो हो पाता है विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो आई थिंक बहुत आसान सी चीजें रही हमारे बेसिक पहले इस वीडियो में जो बायोटेक्नोलॉजी से मैं लेके आया आपके सामने। और अगर आप इसमें दिए हुए फैक्ट्स को याद रखेंगे, आज के फैक्ट्स को नोट करेंगे तो कल की क्लास जो आपको मिलने वाली है बायोटेक्नोलॉजी पर वो आपको थोड़ी सी इजी लगेगी। और पिछली चीजों को याद करने की कोशिश भी कर लीजिए। हमारा जो अगला टर्म होगा, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर पर। यानी अभी तो मैंने हाँ प्लाज्मिडियम वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है वो क्या होता है,
उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और किस तरह का वेक्टर जो है वो जरूरी है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ये सब चीजें हम जानेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सारी वीडियोस जो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ ठीक है, आपके काम की हैं, तो आप जरूर इनको लाइक और सब्सक्राइब करिए, बार बार वीडियोस देखिए जिससे चीजें याद हो और दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइए। ये टॉपिक सिर्फ आईएससी तक सीमित नहीं है, ये टॉपिक सीबीएसई में भी है, हमारी एनसीईआरटी में भी है। तो हर बच्चा जो बायोलॉजी पढ़ रहा है उसको जरूरी है कि वो इस तरह के टॉपिक्स को सीखे। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आसान शब्दों में आप तक बायोटेक्नोलॉजी का ये पहला लेक्चर वीडियो पहुंचाया है जिसमें सिर्फ एबीसीडी है बायोटेक्नोलॉजी की, यानी आप कह सकते हैं बिल्कुल बेसिक सी चीजें मैंने आप तक पहुंचाई है। तो जल्दी से आप जो है इस सेशन को शेयर भी करिए, दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट भी करिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू।